डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट यूनिट, जो राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं हैं उनके संबंध में। और उसमें जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपन एक लेसन पढ़ लिया था। सेकंड लेसन अपना चल रहा था शक्ति, सत्ता व वेदता, जिसमें अपन ने शक्ति की प्रारंभिक कुछ बातें अपन ने पढ़ ली थी पिछली कक्षाओं के अंदर, जिसमें शक्ति की जो परिभाषा है उनके बारे में और ये शक्ति के जो रूप हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, शक्ति की संरचना के बारे में। यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, जो शक्ति की एक संरचना है, वो कैसी है। तो अपन अच्छे से जानते हैं जो शक्ति की जो परंपरागत एक संकल्पना है वो एक ऐसी क्षमता के रूप में रही है जिसमें एक पक्ष है वो दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। और अपने समाज के अंदर ऐसे समूह की अपन को पहचान करना होता है कि कौन सा समूह है, किस समूह वर्ग पर अपना आधिपत्य या अपने नियंत्रण में रखता है। तो इसके लिए कुछ एक सिद्धांत है, इस शक्ति की जो संरचना है उसको समझने के लिए उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो पहला सिद्धांत है वो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। इस लेसन से यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा कि शक्ति संरचना को समझिए, तब आपको ये जो सिद्धांत अपन पढ़ने वाले हैं ये बताना है। या सिद्धांतों को अलग से भी पूछ सकता है 2 नंबर 4 नंबर के रूप में कि शक्ति के वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ये अपन को ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं अपन ये वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है पावर के अंदर या शक्ति संरचना के अंदर वो किस प्रकार से है। तो इससे जो सिद्धांत है ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, इसका जो आधार है वो है आर्थिक। और ये सिद्धांत है ये मार्क्सवाद की देन है। आगे एक लेसन आएगा मार्क्सवाद के संबंध में, उसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे भी। तो मार्क्सवाद के अनुसार संपूर्ण दुनिया है वो आर्थिक आधार पर 2 वर्गों में विभाजित होती है। 2 वर्गों के अंदर विभाजित होती है, ये अपन को ध्यान में रखना है। इसमें जो 2 वर्ग होते हैं वो एक तो होता है जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत वर्ग होता है जिसको अपन बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं। यानी कि आर्थिक आधार से मजबूत वर्ग जिसको मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग कहा था, जिनका संपत्ति पर अधिकार रहता है। और एक था दूसरा पक्ष इसका, ये तो हो गया पहला पक्ष और ये हो गया दूसरा, जो आर्थिक आधार से कमजोर वर्ग या जिसे अपन दुर्बल वर्ग बोलते हैं, वो था जो सर्वहारा वर्ग के नाम से। तो इस आर्थिक आधार पर इन 2 वर्गों के बीच में संघर्ष की बात करता था कार्ल मार्क्स। और इन्हीं के जो विचार थे, ये कार्ल मार्क्स जो जर्मन का था, जिन्होंने इस प्रकार से पूरी दुनिया को आर्थिक आधार पर 2 भागों में विभाजित किया था। और उनका मानना था कि अब तक का जो इतिहास रहा है वो एक प्रकार से वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, क्योंकि जितने भी ये प्राचीन समय में युद्ध है और ये सब हुए हैं ये आर्थिक संघर्ष के चलते हुए हैं। और मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो अपनी आर्थिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए करता है। आर्थिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति
कार्य करता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स की आलोचना भी हुई थी, क्योंकि इनका कोई तार्किक परिणाम नहीं निकलता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार तो जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की जो देखभाल करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, वो एक प्रकार से इनके आधार पर अगर अपन देखें तो वो केवल और केवल किस लिए करते हैं, अपने आर्थिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए करते हैं। इधर अगर अपन बात करें, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और करते हैं, वो भी एक प्रकार से अपन इनके हिसाब से देखें तो आर्थिक स्वार्थ की सिद्धि से ही करते हैं। तो इन आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो केवल और केवल आर्थिक स्वार्थ की सिद्धि के आधार पर नहीं करता। इस प्रकार से ये जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं है, अपूर्ण है और एक पक्षीय नहीं है। इस आधार पर कार्ल मार्क्स की आलोचना भी की जाती थी। बाकी इसके संबंध में अपन पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स, उस समय में आपको बताऊंगा। इसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत आता है शक्ति संरचना के अंतर्गत, वो आता है विशिष्ट वर्गीय प्रभुत्व सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ये सिद्धांत भी दो भागों में विभाजित करता था। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है वो ये कहता था कि समाज शक्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित है, या अपन कह सकते हैं दो वर्गों में। क्योंकि वर्ग, जो विशिष्ट वर्ग सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो एक वर्ग होता है जिसके पास पावर होती है वो तो होता है विशिष्ट वर्ग, और एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास कोई पावर नहीं होती। अर्थात अपन कह सकते हैं जिस वर्ग के पास पावर होती है वो जिनके पास शक्ति नहीं है उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, वो वर्ग हो गया। यानी कि संपूर्ण समाज को शक्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया था। और दो भागों में विभाजित किया था वो क्या था, एक तो विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट वर्ग के रूप में विशिष्ट वर्ग, और जो एक प्रकार से जिसके पास अपन कह सकते हैं जो शक्तिशाली वर्ग था। और एक सामान्य वर्ग था। सामान्य वर्ग जिस पर शक्ति प्रयुक्त होती थी, प्रयुक्त की जाती थी। इस आधार पर अगर अपन देखें तो ये वर्ग का विभाजन केवल जो पहले वाला वर्ग अपन ने पढ़ा था वर्ग प्रभुत्व का, उसमें आर्थिक आधार लिया था। इसने आर्थिक आधार नहीं लेकर इन्होंने कहा कि जो ये वर्ग बने हैं विशिष्ट और सामान्य वर्ग, उसका केवल आर्थिक आधार नहीं है, केवल आर्थिक आधार नहीं है। तो कौन सा है, उसके अंतर्गत ये बताया कि इसमें केवल आर्थिक आधार न होकर इसमें संगठन को देखा जाता है, क्षमता को देखी जाती है, व्यक्ति की बुद्धिमती को देखा जाता है, कुशलता को देखा जाता है। इन आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से व्यक्तियों में नेतृत्व करने की अलग अलग क्या होती है, क्षमता होती है। और इन योग्यता के आधार पर ही देश में अपन अच्छे से जानते हैं प्रत्येक प्रकार से शासन की व्यवस्था के लिए समाज का एक छोटा सा वर्ग उभर कर अपने सामने आता है जो शक्तिशाली होता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, विशिष्ट वर्ग के नाम से जानते हैं। और जो ये पावरफुल वर्ग होता है, शक्तिशाली वर्ग होता है, वो सामान्य जन पर अपनी शक्तियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। जैसे देश के जो राजनेता हैं, देश के राजनेता, ये इसके उदाहरण हैं। यानी कि ये कौन से हैं जो विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो एक तो हो गए अपने देश के राजनेता हो गए, साथ में अगर अपन बात करें प्रशासक की, प्रशासक हो गए,
साथ में अगर अपन बात करें इनके जो अपने बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, उनकी बात करें, ये हो गए वकील हो गए, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए। ये अनेक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो एक प्रकार से सामान्य जन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और इस संबंध में अगर अपन बात करें तो ये सभी के सभी लोग एक प्रकार से मिलकर सत्ता का संचालन करते हैं, भले ही औपचारिक रूप से किसी दल की सरकार हो। इटली में की एक उदाहरण दिया है अपनी पुस्तक के अंदर, इटली के अंदर विल्फ्रेड प्रेटो का, जिन्होंने द माइंड एंड सोसाइटी के अंतर्गत इस प्रकार का उल्लेख दिया था। और साथ में अगर अपन बात करें जर्मन के रॉबर्ट मिशेल्स की, जिन्होंने पॉलिटिक्स प्रॉपर्टीज नामक पुस्तक में इस सिद्धांत की विशेष व्याख्या की थी, जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उसकी। इसके बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत, यह नारीवादी सिद्धांत उनका मानना है कि संपूर्ण समाज और शक्ति के आधार लिया था इन्होंने, वो लिया था यानी संपूर्ण समाज के विभाजन का आधार वो लिया था लैंगिक, यानी लिंग के आधार पर, यानी कि समाज की सारी शक्ति इसके अनुसार किसमें नहीं थी, समाज की संपूर्ण शक्ति पुरुष के अंतर्गत बताई। और जो ये पुरुष हैं अपनी शक्ति का प्रयोग किस पर करते थे, शक्ति का प्रयोग महिलाओं पर। और इसी के आधार पर अपन अच्छे से जानते हैं जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे, इस आधार पर यूरोप में एक नारी मुक्ति आंदोलन भी चला था। यूरोप महाद्वीप के अंदर, यूरोप के अंदर नारी मुक्ति आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था एक प्रकार से जो पुरुष प्रभुत्व ज्यादा था उसका अंत करना, या अपन कह सकते हैं उसको समाप्त करना। लेकिन अगर अपन बात करते हैं भारतीय संस्कृति के संबंध में तो इसका उल्टा है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं भारतीय परंपरा पश्चिम से बिल्कुल क्या है, विपरीत है, भिन्न है। क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर काफी अधिकार दिए गए हैं, यानी कि महिलाओं को अधिकार है वो बिल्कुल पुरुषों के समान ही प्राप्त हैं। और इस संबंध में अपने अच्छे से जानते हैं भारत में कहा जाता है यत्र नार्यन्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो यहाँ पर महिलाओं को अपने भारत की बात करें तो मताधिकार आदि में बराबर का दर्जा मिला हुआ है। और अपने इस आदर्श से ही विश्व में एक प्रकार से जो मैसेज जाता है महिलाओं के सम्मान के प्रति वो बहुत ही सकारात्मक जाता है। और इस अवधारणा के संबंध में भारत के अंतर्गत नारी मुक्ति की मांग नहीं हो रही, जो भारत के अंदर जो मांग हो रही है वो हो रही है नारी की स्वाधीनता की। और जो यूरोपीय जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें हो रही है नारी मुक्ति की। तो यह था एक जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था नारीवादी सिद्धांत। इसके संबंध में भी अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इससे आगे जो अगला सिद्धांत आता है 4 नंबर, वो आता है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत है वो एक प्रकार से जो अपन ने ये 3 सिद्धांत पढ़े हैं, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, इससे कुछ अलग है। वो है कैसे, क्योंकि इन्होंने जो इस जो समाज की विभाजन का आधार लिया, किसी ने आर्थिक आधार लिया, किसी ने ये अपनी नेतृत्व की क्षमता है, कुशलता है, शक्ति है, इसका आधार लिया, किसी ने लैंगिक लिया। लेकिन ये कह रहा है कि ये सब के सब क्या है, गलत है। जो ये विभाजन होता है वो इस आधार पर नहीं होता। ये जो शक्ति के आधार पर जो 2 वर्ग बने हैं वो बिल्कुल क्या है,
आधारहीन बता सकते हैं अपन कि ये एक प्रकार से इस बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार जो पहले जो ये बताए थे ये बिल्कुल आधारहीन कर दिए इन्होंने कहा कि बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज की सारी शक्ति है वो एक वर्ग के हाथ में न होकर क्या रहती है, अनेक समूह में रहती है। यानी बहुल से नाम से स्पष्ट हो रहा है बहुत सारे लोगों के पास रहती है, कोई एक के पास शक्ति नहीं रहती। यानी जो शक्ति है वो शक्ति किसी एक वर्ग के पास न रहकर विभिन्न वर्ग समूह में रहती है। कैसे रहती है? क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं ये बहुलवादी सिद्धांत है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या करता है, समर्थन करता है और ये कहता है कि शक्ति के आधार पर ही समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। यह भारतीय अवधारणा है जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं होकर एक उत्तरदायित्व पर आधारित है, यानी अपना एक कर्तव्य समझते हैं। और इसकी जो मान्यता है वो ये रही है कि शक्ति होने का अर्थ यह नहीं है कि सार्वजनिक हितों पर जो एक प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग करना होता है, लेकिन इनकी जो मूल मान्यता है वो रही है कि जो शक्तिहीन व्यक्ति है वो शक्ति संपन्न बनकर समृद्ध समाज की क्या करे, स्थापना करे। यानी जो शक्तिहीन व्यक्ति है, जो शक्तिहीन व्यक्ति समूह होता है, शक्तिहीन समूह होता है, उसको शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, शक्तिशाली कैसा बनाया जाए। और जो शक्तिहीन वर्ग है वो उसको एक प्रकार से शक्तिशाली वर्ग के अंतर्गत शामिल कर किसकी स्थापना करना, समता मूलक समाज की स्थापना करना, समता मूलक समाज की स्थापना करना, ये इसका मूल उद्देश्य रहता है। तो ये शक्ति संरचना के संबंध में प्रमुख 4 सिद्धांत हैं, ये अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद में ये शक्ति कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है इसी लेसन में वो आता है सत्ता, सत्ता अथॉरिटी जिसे अपन बोलते हैं। अपन अच्छे से जानते हैं प्राचीन समय की बात करें या मध्यकाल की बात करें तो उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी, राजशाही शासन व्यवस्था होती थी। शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी, लेकिन जैसे ही ये व्यवस्था परिवर्तन आया इस व्यवस्था के अंदर, जो प्राचीन और मध्यकाल से चली आ रही थी, जो राजतंत्रात्मक थी, उसके विपरीत या अपन कह सकते हैं उसके विरुद्ध में जो आधुनिक नई जो व्यवस्था चल रही है वो चल रही है लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो ये सत्ता है उसका जो महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं जो शक्ति के संबंध में अपन ने पढ़ा था तो वो पढ़ा था कि हम शक्ति किसी के भय के कारण या मजबूरी में भी उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन सत्ता में किसी व्यक्ति संस्था के नियम या आदेश का ऐसा कोई गुण नहीं है। सत्ता है वो एक प्रकार से विश्वास के आधार पर ही लागू की जाती है, सभी के समान रूप से लागू की जाती है, जिसको सभी लोग अपनी आत्मा से स्वयं क्या करते हैं उसको स्वीकार करते हैं, किस पर जबरदस्ती थोपते नहीं है। क्योंकि ये जो सत्ता है उसमें एक प्रकार से अपने ऐसे मानते हैं कि जो नियम कानून होता है उसको लोग क्या करते हैं स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं या उसके निर्देशों की क्या करते हैं पालना करते हैं। इसके संबंध में एक उदाहरण भी दिया हुआ है अपनी पुस्तक के अंतर्गत, जैसे किसी भी बदमाश के आदेश की अपन पालना करते हैं तो वो एक प्रकार से उसकी शक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो वहां अपन अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर मजबूरी में उस बदमाश के आदेश की क्या करना पड़ रहा है, अपन को पालना करना पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा ही उदाहरण एक और है, जैसे चौराहे के ऊपर जो पुलिस यातायात का सिपाही है उसके इशारे पर अपन अगर रोकते हैं तो उसके साथ क्या जुड़ी हुई होती है सत्ता, क्योंकि वहां अपन अपनी स्वेच्छा से अपने हित के लिए उस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि वहां शक्ति का प्रयोग नहीं है, वहां किसका है सत्ता का है, जिसमें विशेष मान्यता होती है। इस तरह शक्ति के साथ जब वेदता जुड़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है। यानी शक्ति प्लस वेदता ये दोनों जुड़ जाती है तब क्या बनती है सत्ता।
वेदता यानी जिसको सभी लोग क्या करें, स्वीकार करें, स्वेच्छा से स्वीकार करें, और शक्ति, शक्ति का जो स्वेच्छा से जो लोग स्वीकार करने लग जाते हैं तो वो क्या है, सत्ता है। तो इसी प्रकार इस हेनरी फ्योल ने एक इसके संबंध में एक परिभाषा दी थी। हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता है, उसके संबंध में बताया था कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। यानी कि जो हेनरी फ्योल ने कहा था सत्ता है वो सत्ता आदेश देने का अधिकार है। एक तो आदेश दिया जाता है और आदेश का पालन करवाने की क्या है, शक्ति है। कहने का अर्थ ये है, इसमें शक्ति और वेदता जब दोनों समाहित हो जाती है तो वो किसका रूप धारण कर लेती है, सत्ता का रूप धारण कर लेती है। इसके बाद में जो सत्ता का पालन अपन क्यों करते हैं वो पढ़ेंगे। यानी कि सत्ता पालन के आधार, किन आधार पर या ऐसे कौन से आधार हैं जिससे अपन जो सत्ता है उसकी क्या करते हैं, उनकी नियमों की या उनकी पालना करते हैं। उसके संबंध में कुछ बातें हैं जिसमें एक तो विश्वास है कि विश्वास होना चाहिए। वो जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ही जो सत्ता पक्ष है वो मजबूत होगा। सत्ता पक्ष को सभी को क्या लेना चाहिए, एक प्रकार से विश्वास में लेना चाहिए, सभी के लिए समान रूप से एक प्रकार से कार्य करना चाहिए। और सत्ता पक्ष के संबंध में या सत्ताधारियों के आदेश के संबंध में उतनी पालना ज्यादा होगी जितना उन पर लोगों का क्या होगा, विश्वास होगा। एक रूपता का होना आवश्यक है। एक रूपता के संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो आज्ञा का पालन है वो एक प्रकार से एक रूपता के संबंध में होना चाहिए। किसी भी प्रकार से द्वेषतापूर्ण नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, लोकहित में होना चाहिए। अगला है वो लोकहित। लोकहित का अर्थ हो गया एक प्रकार से जितने भी नियम कानून है वो सभी लोगों के हित में होने चाहिए। किसी भी प्रकार से उसमें द्वेषता की स्थिति ना हो, ऐसे नियम कानून नहीं होने चाहिए। एक दूसरे के अधिकारों को छीनने वाले ऐसे नियम कानून नहीं हो। तो ऐसे में सत्ता के संबंध में जो नियम कानून है वो एक प्रकार से ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होंगे। और दबाव, अनेक बार दबाव की जो शक्ति होती है एक प्रकार से सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना होता है। अनेक जो व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्ता के आधार पर भी एक प्रकार से वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं, तो उनको दबाव से भी कार्य करवाया जाता है। क्योंकि जो अच्छे नियम होते हैं उनको भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो मानने वाले नहीं होते हैं। तो ये सत्ता पालन के प्रमुख क्या है, आधार हैं। इससे आगे की जो बात है वो पढ़ेंगे अपन कल की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।